हेलो दोस्तों, नमस्ते। आशा करता हूँ कि कल का लेक्चर आपने सबने देखा होगा। कल का लेक्चर कौन सा देखा था आपने? महात्मा गांधी जी का, बराबर। तो आज हम पढ़ाई करने वाले हैं महात्मा फुले जी की। किसकी? महात्मा फुले। देखो दोस्तों, जो अपना पेपर आयोजित किया गया है तो 11 अप्रैल को होने वाला है। 11 अप्रैल को कौन सा दिन आता है? महात्मा फुले इनकी जयंती है। ओके, आज उनकी इंफॉर्मेशन आज हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए, एग्जाम को महात्मा फुले पे 4 से 5 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आपको अच्छे से समझना है। ओके, चलो देखो क्या इंफॉर्मेशन है महात्मा फुले की, आगे देखते हैं। देखो दोस्तों, जन्म मतलब महात्मा फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को हुआ था। कब हुआ? 11 अप्रैल 1827 को हुआ। देखो उसके बाद उनका जन्म स्थल क्या था, मतलब वो कहा उनका जन्म हुआ था, ऐसा आपको पूछ रहे। तो देखो, उनका जन्म कटगुन, एक गांव का नाम है दोस्तों। क्या? कटगुन एक गांव का नाम है और जिला सातारा में हुआ था। ओके, ये दोनों याद रखना है दोस्तों। उसका देखो आगे पूरा नाम, महात्मा फुले का पूरा नाम क्या था? तो ज्योतिराव गोविंदराव फुले। क्या नाम बताया? ज्योतिराव गोविंदराव फुले, ये उनका पूरा नाम था। उसके बाद में देखो उनकी माता का नाम क्या था दोस्तों? तो उनकी माता का नाम चिमनाबाई था। क्या था? चिमनाबाई। ओके, उसके बाद उनकी पत्नी का नाम क्या था दोस्तों? उनकी पत्नी का नाम सावित्रीबाई फुले थी। क्या? सावित्रीबाई फुले, ये उनकी पत्नी का नाम था दोस्तों। आगे जाएंगे, उनका अपत्य मतलब उनको लड़का जो था तो उनका नाम क्या था? यानी दोस्तों देखिए, महात्मा ज्योतिबा फुले को इनको जो अपत्य था तो दत्तक लिया गया था, क्योंकि उनका खुद का अपत्य नहीं था। तो जो दत्तक लिया गया था तो उनका नाम क्या था? देखो, यशवंत, मतलब उनके लड़के का नाम क्या था? यशवंत। यानी यही यशवंत आगे चल के क्या बने? डॉक्टर बने थे। क्या बने थे? डॉक्टर बने थे। ये याद रखना है आपको दोस्तों। उसके बाद में देखो, महात्मा फुले इनका टोपन नाम मतलब उनको उपाधियां आड़ नाम से क्या क्या जाना जाता था? तो पहला नाम था ज्योतिबा। क्या नाम था? ज्योतिबा। उसके बाद महात्मा, ये दो नाम से वो जाने जाते थे। जैसे अपन ने देखा था मोहनदास करमचंद गांधी मतलब महात्मा गांधी, इनका भी टोपन नाम आपने देखा था कल। क्या क्या था? राष्ट्रपिता, बराबर, और बापू और महात्मा, ये नाम था। वैसे ही महात्मा फुले का इनका उपनाम में देखो महात्मा आया है ना, बराबर, तो महात्मा इनका भी नाम था। उसके बाद में देखो, तुमको कल ही बताया कि हर व्यक्ति का एक गुरु रहता है, बराबर ना। वैसे ही महात्मा फुले इनके गुरु का नाम क्या था दोस्तों? तो उनके गुरु का नाम लहुजी वस्ताद साळवे। क्या नाम था? लहुजी वस्ताद साळवे। अब ये लहुजी वस्ताद साळवे जे वो पेशे से क्या थे? पहलवान थे दोस्तों। क्या थे? पहलवान थे। उसके बाद में देखो, महात्मा फुले ने शिक्षा कहाँ तक प्राप्त की? तो महात्मा फुले ने शिक्षा 7वीं तक प्राप्त की थी दोस्तों। देखो उस टाइम तीसरी और चौथी पढ़ना भी बहुत बड़ी बात थी दोस्तों, क्योंकि आज के टाइम में अपन 10वीं होते, बराबर, तो उस टाइम में चौथी या 10वीं होती थी, तीसरी या 10वीं होती थी। मतलब उतना जो पढ़ाया जाता था दूसरी तीसरी, ये भी बहुत बड़ी बात थी दोस्तों उस टाइम। तो उस टाइम महात्मा फुले ने 7वीं पास किया था। ओके दोस्तों, मैंने आपको कल ही बताया कि अपने को ये स्टॉप करके क्या करना है? नोट्स में लिखना है। तो वैसे ही आज भी करना है और नोट्स निकालना है दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको आने वाले हैं। ओके, तो रुका के स्टॉप करके लिख लिए। हाँ, तो दोस्तों अब जो हमने देखा महात्मा फुले का मतलब वो फैमिली बैकग्राउंड था। ओके, अभी देखेंगे हम उनका सामाजिक कार्य। तो सामाजिक कार्य में क्या क्या आता है देखो दोस्तों, इधर में लिख लेता सामाजिक कार्य, सामाजिक कार्य। ओके, तो देखो दोस्तों, महात्मा फुले ये शिक्षा मतलब हर बच्चे के पास शिक्षा पहुंचे, इसलिए वो बहुत प्रोत्साहित रहते थे। तो देखो दोस्तों, उन्होंने 3 जुलाई 1848 को पुणे यहाँ बुधवार पेट में लड़कियों के लिए पहली स्कूल खोली थी। क्या बोला दोस्तों मैंने? कि 3 जुलाई 1848 को पुणे यहाँ बुधवार पेट में लड़कियों के लिए पहली स्कूल खोली गई थी। तो दोस्तों देखिए, उस जमाने में जो है ना,
अपनी जो उचित जात थी, तो लड़कियों को मतलब स्त्रियों को शिक्षा देने का क्या विरोध थी। मतलब समथिंग समझ लो ब्राह्मण लोग रहे, उसके बाद में जो बड़े बड़े पद पे, हाँ बड़े बड़े समाज है, ओके, तो ये लोग जो है ना, तो लेडीज को मतलब स्त्री को शिक्षा नहीं दिलाने देते थे। तो ये इसका विरोध करके महात्मा फुले ने ये पहली स्कूल खोली गई थी। मतलब हर बच्चे के पास शिक्षा पहुंचनी चाहिए। उसके बाद में देखेंगे दोस्तों, देखो 17 सितंबर 1851 को लड़कियों के लिए दूसरी स्कूल खोली थी। वो कहाँ खोली थी? रास्तापेट, ये बुधवार पेट, ये रास्तापेट, दोनों पुणे में है दोस्तों। कहाँ है? पुणे में। या लिख देता लगे तो, कहाँ है? पुणे में। ओके, मतलब देखिए तब लड़कियों की संख्या ज्यादा नहीं रहती थी, 5 से 6 लड़कियां भी रहे तो भी महात्मा फुले उनको सिखाते थे। ओके, उसके बाद में देखिए दोस्तों विधवा विवाहित के लिए प्रयत्न किए थे। अभी विधवा विवाहित क्या रहता है? मतलब देख लो, एकादी स्त्री है, अगर उसका पति मरण पा गया, मतलब मृत्यु हो गया, तो दोस्तों वो पूरा आयुष्य ऐसे ही काट डालती थी अकेलेपन में। लेकिन महात्मा फुले ने इस बात पे आवाज उठाई और कहा कि जो विधवा है, मतलब विधवा स्त्रियां है, उनको पुनः विवाहित म्हणजे दूसरा विवाहित करने की, शादी करने की अनुमति देनी चाहिए। वक्त नहीं थी, ये अंग्रेजों के कारण ये हुआ था। मतलब अंग्रेजों ने सपोर्ट किया कि जो विधवा ही थे, जिनका पति नहीं है भाई जग में, तो उनको दूसरा विवाहित मतलब दूसरी प्रोत्साहित करना चाहिए। ओके, तो इसके लिए भी प्रयत्न अपने महात्मा फुले ने किए थे। उसके बाद में देखो महात्मा फुले ने कोणते कोणते किताबें लिखे थे वो भी देखेंगे आज। देखो किताबें, पहली किताब थी तृतीय रत्न, ये पहली किताब लिखी थी दोस्तों। उसके बाद में गुलामगिरी, उसके बाद में इशारा, और आगे देखेंगे अपन कौन सी किताबें लिखी। तो दोस्तों ये जो अपने को पॉज करके वीडियो स्टॉप करके लिख लेना है। हाँ, तो दोस्तों अगली किताब है किसानों की कैफियत, ये चौथी किताब थी। ये आपको सबको याद रखना है कौन सी किताबें महात्मा फुले ने लिखी थी, क्योंकि एग्जाम को क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। उसके आगे देखो अगली जो सामाजिक कार्य थी उनके, ओके, बाल हत्यागृह, ये कब चालू किया था? 1863 में। ये जो बाल हत्यागृह है दोस्तों, ये उन्होंने खुद के घर में शुरू किया था। मतलब क्या रहता अभी बाल हत्यागृह? देखो समाज में होने वाली नवजात बाल हत्या को रोकना, मतलब समथिंग समझ लो, तब जमाने में, मतलब पहले जमाने में दोस्तों लड़कियों की शादी 9 बरस में, 7 बरस में, 8 बरस में हो जाती थी। तो तब क्या करते थे, जो पति है, अगर वो लड़की पेट से रही तो पति जो है वो छोड़ के चल जाता था। फिर वो जो लड़की रहती थी तो फिर बच्चा गिरा देती थी, ये आपको पता है। तो वही बच्चों को संभालने का काम कौन करता थे? महात्मा फुले। इन्होंने ही बाल हत्यागृह 1863 में चालू किया था। मतलब कोणता ही नवजात बाल जिसकी मृत्यु ना हो, वो इसको कोई मार नहीं पाए, ऐसे उन्होंने ये प्रथा बंद करने की घोषणा की थी दोस्तों। उसके बाद में देखो 1851 में पुणे अश्वयों के लिए पहली स्कूल निकाली थी, वो भी नानापेट में, पुणे। अभी दोस्तों ये क्या रहता देखो, मैं जो अपने अश्वय म्हणजे दलित लोग थे, तो उनको शिक्षण प्राप्त करने का अधिकार दिया था नहीं उच्च वर्गीय लोगों ने। तो वो उनको शिक्षा मिलने के लिए, मतलब उनको शिक्षा मिलनी चाहिए अच्छी तरह से, मैंने उनके लिए पहली स्कूल निकाली थी। वो कहाँ निकाली थी? नानापेट में, क्योंकि एजुकेशन है हर व्यक्ति के पास पहुंचना चाहिए, इनका महात्मा फुले का इनका उद्दिष्ट था है। उसके लिए उसके बाद देखो दोस्तों दलितों के लिए पहला वाचनालय शुरू किया था। ओके, वाचनालय मतलब अपन जैसे एखादी लाइब्रेरी में किताबें पढ़ते हैं, पेपर पढ़ते हैं, वैसा ही दलितों के लिए उन्होंने पहला वाचनालय शुरू किया था। तो आपको पूछा जा सकता है कि दलितों के लिए पहला वाचनालय किसने शुरू किया था? फिर ऑप्शन आएगी 4 आपको, महात्मा गांधी आएंगे, बराबर, बाबा साहेब अम्बेडकर आएंगे, महात्मा फुले आएंगे, और एक आधा कोई तो भी नाम ले लेंगे, मतलब समथिंग देखो राजेश शाहू महाराज जी। 4 ऑप्शन आएंगे, ये 4 ऑप्शन में से आपको एक चॉइस करना है, बराबर है ना? मतलब पेपर ऐसा तुम्हारा होने भी वाला है। तो फिर आपको याद रखना है दलितों के लिए पहला वाचनालय किन्होंने शुरू किया था? तो महात्मा फुले थे दोस्तों। रुका के लिख लेना है वीडियो। हाँ, तो दोस्तों आगे देखो क्या हुआ फिर। भारत में हंटर आयोग आया, कब आया? 1882 में। अभी हंटर आयोग क्यों आया? देखो दोस्तों, जो भारत में छोटे छोटे स्कूल थे,
बरोबर का, उनका परीक्षण करने आया था हंटर आयोग। मतलब भारत में कौन सी स्कूल में कितने बच्चे हैं, उनको क्या खाने को मिलता है, उनकी पढ़ाई कैसे चालू है, ये निरीक्षण करने आए थे हंटर आयोग। अभी हंटर आयोग का काम मतलब स्कूलों की देखभाल करना, उसके बाद में बच्चों का एजुकेशन अच्छी तरह से देना, ये काम था हंटर आयोग का। तो दोस्तों देखिए फिर उसमें जो अपने भारत के स्कूल थे, बराबर ना, क्योंकि तब अपने पे अंग्रेजों का राज था और उनके ही जो नियम थे वो अपने को फॉलो करने थे दोस्तों। तो देखिए उसके आगे फिर साक्ष दी, किसने दी? महात्मा फुले ने। साक्ष मतलब वो हंटर आयोग को मिले, उनसे बातचीत की, ओके, बच्चों को क्या गरज का है एजुकेशन में, वो सब बातें उनको बताई, ओके। मतलब समथिंग एक उदाहरण के आपको समझा सकता हूँ, प्राथमिक शिक्षण सख्ती व मोफत का किए जाए। मतलब जो अपना प्राथमिक शिक्षण था, ओके, पहली से सातवीं वगैरह तब कम था, अभी वो पहली से सातवीं तक है। प्राथमिक शिक्षण सख्ती व मोफत, मतलब क्या? सख्ती मतलब क्या पता है क्या? कि हर बच्चे को, गरीब हो या श्रीमंत हो, हर बच्चे को वो एजुकेशन मिलना चाहिए। और कैसे मिलना चाहिए? मुफ्त मिलना चाहिए दोस्तों। कैसे मिलना चाहिए? मुफ्त मिलना चाहिए। इसलिए महात्मा फुले ने ये हंटर से बातचीत की और ये कामयाब भी यहाँ हुए महात्मा फुले। उसके बाद में देखो कामगार चळवळ आई, मतलब कामगार चळवळ क्या? तब देखो दोस्तों अपने भी ब्रिटिशों का राज था, तब छोटे बड़े कारखाने जो लोगों जो छोटे पड़ते थे, बराबर ना, जो काम करते थे वो लोगों पे जो मालक है वो शोषण करता था, उन पे अत्याचार करता था। मतलब 8 तास का काम है तो 12 तास करवाते थे, ऐसा करवाते थे। मतलब उनपे क्या होता था? वो अत्याचार होता था। ना उनको खाने को अनाज बराबर दिया जाता था, ना पीने को पानी अच्छी तरह से दिया जाता था, ऐसा होता था। फिर दोस्तों इस पे आवाज महात्मा फुले ने उठाई, और देखो महात्मा फुले ने आवाज उठा के गिरनी कामगारों के लिए क्या किया? उनको सपोर्ट दिया, और या भी वो कामयाब हुए। मतलब कोई भी गिरनी रहो, कोई भी कारखाना रहो, वहाँ अच्छे से साफ सफाई चाहिए, ओके, कारखानों को कलरिंग काम चाहिए, उसकी वजह फिर उसके वहाँ बैठिए, काम की जगह अच्छी चाहिए, ये सब देखभाल करना ये गिरनी कामगारों का क्या था? मालक का काम था। उस पे आवाज महात्मा फुले ने भी उठाई थी दोस्तों, ओके। हाँ दोस्तों, तो हम आगे देखेंगे। देखो 24 सितंबर 1873 को सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी महात्मा फुले ने। अभी सत्यशोधक समाज क्यों स्थापन किया होगा? ओके, ये आपको प्रश्न गिरा होगा। देखिए दोस्तों तब एक ऐसी यूनियन चाहिए, मतलब एक ऐसा समाज चाहिए, एक ऐसी यूनियन पार्टी चाहिए कि लोगों के हित के लिए वो काम कर सके। क्या? लोगों के हित के लिए वो काम कर सके, क्योंकि तब अपने ब्रिटिश लोगों की सत्ता थी, इसलिए ब्रिटिश लोग क्या करते थे? अपने पे अत्याचार करते थे, कहाँ पर भी काम लगाते थे, ओके। ये जो है ना होता था ना अत्याचार, ये कैसे कम किया जाए, इसकी वजह से महात्मा फुले ने क्या किया कि सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी 24 सितंबर 1873 को। तो देखो इसमें महात्मा फुले ने, और ब्रिटिश लोग तो छोड़ो, उसमें ब्राह्मण लोग भी आ जाते थे, क्योंकि ब्राह्मण लोग अपने पे भी अत्याचार करते थे, अपने को नीचे के दर्जे की जात की समझते थे। तो देखो दोस्तों शादियां जो है, शादियां ये सत्यशोधक पद्धति से लगाई गई थी। मतलब क्या? अगर समझो एक आधा गरीब आदमी है, उसके पास पैसे नहीं है, ओके, तो तब ब्राह्मण लोग जो है ना वो बहुत फी लेते थे शादियां लगाने की। उसकी वजह से महात्मा फुले ने क्या किया कि अब ये जो शादियां है ये कम बजट में और अच्छे से कैसे लगाया जाए, इससे संशोधन किया था दोस्तों फुले ने। जो शादियां है वो सत्यशोधक पद्धति से लगाई थी। उसके बाद में देखे दोस्तों सत्यशोधक का मीनिंग क्या होता है, मतलब अर्थ क्या होता है? मानव का एक ही धर्म है जो सत्य पर आधारित रहे, म्हणजे मानव का एक ही धर्म ऐसा रहे जो सत्य पर आधारित रहे, मतलब झूठ बोलना नहीं है, सत्य ही आपको बोलना है दोस्तों। आगे गरीब लोग पर अत्याचार और द्वेष का कम करना था। मैंने बोला ना आपको कि ये सत्यशोधक समाज का काम क्या था? गरीब लोग पर अत्याचार द्वेष और कम करना था। ओके दोस्तों, ये लिख लेना है आपको। हाँ तो दोस्तों आगे देखेंगे हम महात्मा फुले का कार्य। आपने जितना पीछे देखा होगा वो अच्छे से समझ लिया होगा। चलो आगे का कार्य देखते हैं। देखो 1887 को दीनबंधु पत्र शुरू किया। दीनबंधु पत्र म्हणजे क्या? एक अखबार शुरू किया महात्मा फुले ने। आपको बताया था मैंने पिछले लेक्चर में, महात्मा गांधी जी के लेक्चर में,
कि एक समाचार पत्र का कितना महत्व रहता था, क्योंकि वही पत्र पूरे भारत में घूमता था और लोगों को जानकारी मिलती थी। ओके, कहाँ अत्याचार हो रहा है, कहाँ उपोषण चल रहे है, कहाँ ब्रिटिश लोगों की कमजोरी हो गई है, ये ऐसा पता चलता था दोस्तों। तो देखो, दीनबंधु में शेतकरियों का असूड, शेतकरियों का असूड, ये ग्रंथ लिखा गया था। ओके, अब ये ग्रंथ क्यों लिखा गया दोस्तों, शेतकरियों का असूड? क्योंकि देखो, ब्रिटिश लोग अपने पे अत्याचार करते थे, तब एक ऐसा वर्ग था, शेतकरी वर्ग, जो बहुत वीक हो गया था, मतलब कमजोर हो गया था दोस्तों। क्यों? क्योंकि तब अनाज, गेहूं वगैरह जो है, चावल वो, ये अच्छे से फसल नहीं देते थे, यानी जो ब्रिटिश लोग थे उस पे दुप्पट का तिप्पट का लगान वसूल करते थे। इसकी वजह से महात्मा फुले ने ये शेतकरी का असड में ऐसा ग्रंथ लिखा कि शेतकरियों को अच्छी तरह से उनको फसल आने पे ही आप लगान ले, ऐसा उन्होंने लिखा था उसमें। उसके और आगे देखो दोस्तों, अभी ये हो गया तो आपकी थोड़ी इंफॉर्मेशन अभी थोड़ी रहे लेक्चर। देखो किसने क्या बोला था महात्मा फुले को, मतलब एकदा महाराजा रहते थे, तो अगर कोई भारत में अच्छा काम करता है तो उनको उपाधियां दी जाती थी, जैसा आपको मैंने महात्मा गांधी जी के बारे में भी बताया था वैसे ही। तो देखो, राजर्षि शाहू महाराजा ने महात्मा फुले को क्या कहा था, महाराष्ट्र के मार्टिन लूथर किंग, क्या कहा था, महाराष्ट्र के मार्टिन लूथर किंग। किसने कहा था दोस्तों, राजर्षि शाहू महाराज। देखो, आपको पेपर में एग्जाम में पूछा जा सकता है, महाराष्ट्र के मार्टिन लूथर किंग किसने कहा, तो आपको आंसर क्या देना है, राजर्षि शाहू महाराज। ओके दोस्तों, और आगे देखेंगे, ये अपने को लिखना है। हाँ, तो दोस्तों देखो आगे किसने क्या कहा महात्मा फुले जी को, वो देखने वाले। वीरा शिंदे ने पतितांचा पालनहार, ये शब्द प्रयोग उन पे किया था, मतलब ये शब्द उनको ये पदवी से नवाजा था, पतितांचा पालनहार। उसके बाद में देखो दोस्तों, महात्मा गांधी जी ने सुद्धा उनके बारे में बोला है, और बहुत अच्छा बोला है दोस्तों। वो क्या बोला है, तो देखो, महात्मा गांधी बोले, लोग मुझे महात्मा कहते हैं, लेकिन खरा महात्मा फुले है। मतलब उनका कहना क्या था, लोग मुझे महात्मा कहते थे, लेकिन खरे महात्मा कौन थे, महात्मा फुले। क्योंकि देखो, महात्मा गांधी जी सुद्धा उनका नाम निकाल रहे, क्यों निकाल रहे दोस्तों, क्योंकि उनका कार्य बहुत ग्रेट था समाज में, इसकी वजह से। उसके बाद में देखो दोस्तों, मुंबई की जनता ने ज्योतिबा को महात्मा ही पदवी दी थी। देखो, उनका कार्य पुणे में, और पदवी कौन दे रहे हैं, मुंबई के लोग। मतलब उनका कार्य की जो घोष कहां तक जा रही है, मुंबई तक, मतलब पूरे भारत तक गूंज रही है दोस्तों, ऐसा उनका कार्य था। ओके, मुंबई की जनता ने उनको महात्मा ही पदवी दी थी दोस्तों, ये याद रखने का है। उसके बाद में देखो दोस्तों, ऐसे खरे महात्मा का मृत्यु 28 नवंबर 1890 में हो गया। ओके दोस्तों, देखो दोस्तों, ऐसे बहुत समाज सुधारक रहते हैं कि वो बहुत अच्छा काम करते हैं, और उनको पूरा भारत याद रखता है। क्यों रखता है, क्योंकि उनका कार्य बहुत ग्रेट रहता है, इसकी वजह से। दोस्तों, तो अपने जीवन में छोटा सा को अच्छा कार्य करना चाहिए। ओके दोस्तों, अभी जो हम ये सब लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं दोस्तों, क्योंकि 11 अप्रैल को अपना पेपर होने वाला है, इसकी वजह से हम पढ़ रहे, लिख रहे। दोस्तों एक बात बताता हूँ, आप सिर्फ भूल जाते हो लाइक करना, तो लाइक करते रहो और पूरा लेक्चर देखना। ओके, अधूरा छोड़ना नहीं, पूरा देखो, तभी अपने को अच्छी पढ़ाई होगी और समाज सुधारों की, जीके की जानकारी अच्छे से मिलने वाली है दोस्तों, ये याद रखना है दोस्तों। ओके, मिलेंगे कल। थैंक यू दोस्तों, बाय।